चलिए हम लोग क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे मैं बोला था, क्वेश्चन था फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कप ऑफ वाटर, कि एक कप पानी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ये आपको निकालना है। अब आप सोचेंगे क्या कि भाई किसके घर का कप, तो मैंने चर्चा किया था किसी घर का कप नहीं, इंटरनेशनल कप, और 1 कप इक्वल टू 250 ml। एक कप इक्वल टू क्या होता है, 250 ml होता है, 250 मिलीलीटर। और चूंकि पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है, 1 ग्राम पर सीसी, इसका मास कितना हो गया, मास ऑफ 1 कप ऑफ वाटर। एक कप पानी का मास कितना हो गया, 250 ग्राम। हम लोग सिंपल जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोलर मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो पहले आते हैं देखते हैं कि पानी का मतलब क्या होता है, H2OH, H2O, पानी को क्या कहता है, H2O। ये एक इंटरनेशनल, या ऐसे कहें इंटरनेशनल नहीं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है इसमें। तो HOH, तो इसका मास या एटॉमिक वेट कहिए कितना होगा, या मोलर मास इसका कितना होगा, 1 ग्राम, 16 ग्राम, 1 ग्राम, 18 ग्राम। इसका मोलर मास कितना हो गया, 18 ग्राम। ठीक, अब आते हैं इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10। यानी एक मॉलिक्यूल वाटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10। और एक मॉलिक्यूल वाटर का मोलर मास क्या होगा, 18। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप ध्यान दो, किसी भी सब्सटेंस के एक मोलर मास में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। किसी भी सब्सटेंस के एक मोलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक एवोगाड्रोस नंबर के बराबर। तो सिंपल सी चीज है कि 18 ग्राम ऑफ H2O contains 6.022 into 10 to the power 23 molecule of H2O, molecule of H2O। तो 1 gram of H2O containing what, H2O containing 6.022 10 to the power 23 molecules of H2O upon 18 ग्राम, 18 ग्राम। ठीक, तो नाउ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, number of molecules in 2
250 ग्राम ऑफ H2 कितना होगा? अब इसे मल्टीप्लाई कर दें। जब आप जान गए कि 1 ग्राम के लिए कितना होगा, तो 250 ग्राम के लिए तो 6.022 10 to the power 23 by 18 into 250 इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, अब देखिए ध्यान से, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कप ऑफ वाटर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हुए? 250 ग्राम H2O में वाटर मॉलिक्यूल का संख्या कितना होगा? आपने देखा इतना होगा, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तो चूंकि एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, इतने मॉलिक्यूल में नाउ numbers of electrons in 250 gram of water is nothing but what? 6.022 10 to the power 23 into 250 into 10 upon what? 18. This is nothing, let it be n. तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बट 250 ग्राम ऑफ वाटर, 250 ग्राम ऑफ वाटर, दैट इज 1 कप ऑफ वाटर। यानी 1 कप पानी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 6.022 10 to the power 23 into 50 into 10 डिवाइडेड बाय 8। अगर कोई पूछे कि फाइंड नेगेटिव टोटल नेगेटिव चार्ज इन ए कप ऑफ वाटर, तो आप सिंपली कर सकते हैं Q माइनस इज नथिंग बट व्हाट? इतना इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी n इंटू ई, और इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी इतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा n इंटू ई। इतना n हमने इस पूरे को n क्या मान लिया है? पूरे को हमने n मान लिया है, तो इतना क्या होगा? नेगेटिव चार्ज, और इतना क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। आपने देख लिया कि 1 कप पानी में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है और नेगेटिव चार्ज टोटल कितना है, और फिर क्या है कि आपका पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या है। ठीक, अब तक देखेंगे ध्यान से इसमें। अब देखिए ध्यान से, हमने पिछला क्लास में बताया था कि चार्ज क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टीज बताया कि चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी इन एसआई यूनिट, इट इज डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी करंट एंड टाइम। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम और एम्पियर सेकेंड, एंड सीजीएस यूनिट इज, मैंने बता दिया था, स्टैट कूलम, ये म्यू और ये सो, इनके आपस में इंटर कन्वर्सन क्या है वो चीज़ भी बता दिया था, इंटर रिलेशन क्या है वो चीज़ बता दिया था।
इसके बाद में मैंने बताया था कि 1 कूलम का चार्ज बहुत बड़ा चार्ज होता है और ये भी बताया था 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम दूसरा प्रॉपर्टी में आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूसरा प्रॉपर्टी इसका ये है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन merely, that is only, indicates the sense of charge, the nature of charge possessed by the charge particle. आपने क्या सुना कि यहां चार्ज के साथ जो प्लस माइनस साइन लगा हुआ है इसका केवल और केवल सांकेतिक महत्व है और ये केवल नेचर बताता है। क्या नेचर बताता है कि जैसा व्यवहार पॉजिटिव करेगा ठीक उसका उल्टा व्यवहार नेगेटिव करेगा। यानी कि जिस प्रकार का व्यवहार पॉजिटिव चार्ज करेगा ठीक उसका उल्टा बिहेवियर करेगा। यानी कि हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन merely indicates the sense of charge, the nature of charge possessed by the charge particle. फिर गौर से सुने मैं क्या कहने जा रहा हूं। एंड हैविंग नो एनी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस, एंड हैविंग नो एनी मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस, यानी इस प्लस माइनस साइन का कोई गणितीय महत्व नहीं है, केवल क्या है सांकेतिक महत्व है, सिंबॉलिक महत्व है कि पॉजिटिव हम ले लिए एक विशेष व्यवहार का तो ठीक नेगेटिव उसके उल्टे व्यवहार का, जो प्लस करेगा उसका उल्टा माइनस करेगा। जैसे हम लोग लें कि अगर हम प्लस क्यू चार्ज लें तो इसका फील्ड अगर क्या होगा डाइवर्जेंट होगा, तो माइनस क्यू चार्ज लेंगे तो इसका फील्ड क्या होगा कन्वर्जेंट, इसका फील्ड क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। यानी कि हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन merely indicates the sense of charge possessed by the charge particle and having no any mathematical significance, और इसका कोई गणितीय महत्व नहीं है, और यहाँ कोई इसका गणितीय महत्व नहीं है। कैसे नहीं है? एग्जाम्पल ले, अगर कोई आपसे कहता है to find the difference of charge between proton and electron, तो आप देखेंगे प्रोटॉन पर चार्ज क्या होगा प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और ये प्रोटॉन पर चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होगा माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। अब एक व्यक्ति आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ चार्ज बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ चार्ज बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आप मैथमेटिक्स की भाषा बोलेंगे तो नाउ डिफरेंस ऑफ चार्ज, नाउ डिफरेंस ऑफ चार्ज बिटवीन proton and electron is nothing plus 1.6 10 to the power minus 19 minus 1.6 into 10 to the power minus 19। आप देखिए ध्यान से, अब इसको अगर सम करते हैं तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। आप क्या जानते हैं प्रोटॉन पर का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का दुगना होता है? कभी नहीं, कभी नहीं। अगर पूछें कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ चार्ज बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इट ऑलवेज बी इक्वल टू 0, इट ऑलवेज बी इक्वल टू 0, because both proton and electron having equal amount of charge,
Here positive and negative sign merely indicates the nature, the sense, the behavior of charge and having no any mathematical significance. और इसका कोई गणितीय महत्व नहीं है, और इसका कोई गणितीय महत्व नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये चार्ज क्या है सर? स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ प्लस माइनस सिंबल जो है, प्लस माइनस साइन जो है एक सिंबल है जो बिहेवियर को बताता है, इसका वेक्टर से कोई लेना देना नहीं। तो आपको मैंने दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताया? दूसरा प्रॉपर्टी बताया कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर quantity here positive and negative sign merely indicates the nature of charge, nature of charge possessed by the charge particle, charge particle. क्या देखा? It is a scalar quantity. Here positive and negative sign merely indicates the nature of charge possessed by the charge particle and having no any mathematical significance, and having no any mathematical significance, और इसका कोई गणितीय महत्व नहीं है। ठीक, इसका कोई गणितीय महत्व है। हमने क्या देखा कि चार्ज क्या है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन केवल और केवल इस बात के द्योतक है, इस बात के सूचक है, इस बात को निरूपित करते हैं कि जैसा व्यवहार पॉजिटिव चार्ज करेगा ठीक उसका उल्टा व्यवहार नेगेटिव चार्ज करेगा। और समझ आ गई? यहाँ डायरेक्शन से कोई मतलब, प्लस माइनस साइन का डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरा पॉइंट हमने देखा, पहला पॉइंट में देखा था कि ये चार्ज क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी, SI यूनिट में नहीं है। दूसरा पॉइंट देखा कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि इन चार्जिंग मास ऑफ द बॉडी इज चेंज्ड। जब कभी भी हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करते हैं उस बॉडी का मास बदल जाता है। द नेचर ऑफ चेंज दैट इज इट मे इंक्रीज और डिक्रीज। The nature of change depends upon the nature of charge. Okay? तो तीसरा प्रॉपर्टी है इन चार्जिंग mass of the body is changed. जब कभी हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका मास बदल जाता है। चार्ज करने से मास बदल जाता है। हाँ, जैसा कि बेसिक चीज मैंने बताया था, आपको क्या बताया?
बेसिक चीज जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कोई भी बॉडी चार्ज है, इसका मतलब केवल और केवल यही है, या तो उसके पास कुछ अधिक इलेक्ट्रॉन है या कुछ कम इलेक्ट्रॉन है। The basic concept of charge is nothing but either excess of electron or lack of electron. तो अधिक इलेक्ट्रॉन है या कम इलेक्ट्रॉन है? तो अधिक इलेक्ट्रॉन तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एक्सटर्नल बॉडी से, और कम इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब लूज करेगा। तो अब ध्यान दो, हम 3 एग्जांपल लेते हैं। ये बॉडी न्यूट्रल है, इसको न्यूट्रल तभी कहेंगे, ये तभी न्यूट्रल कहलाएगा जब Na इक्वल टू क्या है, Nb, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये न्यूट्रल कहलाएगा। ध्यान दिया जाए, इसका मास मान लीजिए m, इसका क्या है सर, मास ऑफ न्यूट्रल बॉडी का मास। अब ये निगेटिवली चार्ज है, ये निगेटिवली चार्ज है, स्वाभाविक है निगेटिवली चार्ज है। अब इसका मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। अपने न्यूट्रल वैल्यू से इसका मास हमेशा अधिक, क्यों? इसलिए ये निगेटिवली चार्ज है। क्यों? इसलिए इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है दूसरे से, और इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, तो जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं वो सब अपना मास लेकर के आए हैं, और उनका सम जो होगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स के मास का सम, उसके बराबर इनका मास क्या बढ़ जाएगा। तो यहां डेल्टा एम क्या है, n इंटू एमी। n क्या है भाई, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, जितना इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है उसका ये संख्या है। एंड एम क्या है, एमी 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन का मास है। अगर मान लिया जाए 10 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसमें 10 से गुणा करेंगे और जितना मास उसका था उसमें इतना जोड़ देंगे। इसका निष्कर्ष आया कि निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास सदैव अपने न्यूट्रल वैल्यू से अधिक होगा। दूसरा वैल्यू इसका लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मास घट जाएगा। क्यों? पॉजिटिवली चार्ज है, प्रोटॉन अधिक है। नहीं, जितना प्रोटॉन पहले था उतना ही प्रोटॉन अभी भी है, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि प्रोटॉन कभी लेन देन में हिस्सा नहीं लेता है, न्यूक्लियस में टाइटली बाउंडेड है। ये पॉजिटिवली चार्ज आया कहां से, पॉजिटिव चार्ज आया कहां से, इलेक्ट्रॉन लूज करने से। ये कुछ इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो हम यहां ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रोटॉन गेन किया है, बल्कि ऐसा कहेंगे इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो ये डेल्टा एन कितना होगा, यहां भी एन इंटू एन ही होगा, लेकिन यहां एन वेयर एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। क्या देखा हमने देखा कि n न्यूट्रल बॉडी का मास है, तो निगेटिवली चार्ज बॉडी का मास m प्लस डेल्टा n।
और पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास m माइनस डेल्टा m। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब ऐसा समझिए कि मधुमक्खी, कुछ मधुमक्खियां जो है अपने छत्ता से, अपने घोंसला से उड़ करके किसी फूल पर बैठ गई, तो जितनी मधुमक्खियां अपने छत्ते को, अपने घोंसला को छोड़ी, उतना के बराबर मास कम हो गया और उस फूल का मास क्या हुआ? बढ़ गया। उस तरह से मधुमक्खियों को अगर इलेक्ट्रॉन से तुलना करें तो जितने इलेक्ट्रॉन से इस पर आए उसका अपना मास नहीं करते हैं, नतीजा इसका मास बढ़ गया। और यहां से उड़ गई है, यहां से निकल गया इलेक्ट्रॉन, नतीजा मास इसका घट गया। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन आपका है मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी is always less than mass of its न्यूट्रल वेव। और दूसरा मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी is always greater than its neutral weight, always greater than its neutral weight। आपने क्या सुना कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास हमेशा अपने न्यूट्रल वैल्यू से कम होगा और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास हमेशा अपने न्यूट्रल वैल्यू से अधिक होगा। कोई दिक्कत? तो कितना सिंपल हुआ। हमने देखा जब कभी भी किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसका मास क्या होता है? क्या होता है? चेंज कर जाता है। और यह नेचर ऑफ चेंज किस पर डिपेंड करता है? यह नेचर ऑफ चेंज डिपेंड करता है वो पॉजिटिवली है नेगेटिवली। बस समझ में आ गई। अब आते हैं तीसरे पॉइंट प्रॉपर्टी, चौथा प्रॉपर्टी इसका क्या है? चौथा प्रॉपर्टी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता। जैसे आपको जानकारी होगा कि ये जरूरी है भुजिया के लिए कि पहले से आलू होना चाहिए, लेकिन आलू के लिए पहले से जरूरी नहीं है कि भुजिया होना चाहिए। इसका मतलब क्या? चार्ज है, इसका स्पष्ट प्रमाण है कि मास है वहां, लेकिन मास है, कोई जरूरी नहीं कि वहां चार्ज भी हो। तो हम यही अब कन्विंस करने जा रहे हैं आपको। डेफिनेशन में जैसा कि बताया था, इट इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर दैट इज चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। उसी चीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्या भाई? तो चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट मास। चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता, बिना चार्ज का मास हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को आपके सामने रखते हैं। हम इसके लिए 3 एग्जाम्पल लेते हैं।
पहला एग्जांपल लेते हैं, पार्टिकल्स हैविंग नो चार्ज एंड नो मास, हैविंग नो चार्ज एंड नो मास, पार्टिकल हैविंग नो चार्ज एंड नो मास। अरे भाई क्या बोल रहे हैं आप? एक तरफ कह रहे हैं कि पार्टिकल है, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि मास नहीं है। आप कहते हैं भाई पार्टिकल है मास नहीं। हाँ, आपको मैं बता रहा हूं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के विषय में आपने सुना होगा। ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और रमन इफेक्ट। तीन ऐसी घटनाएं हैं जो लाइट को पार्टिकल होने का एहसास कराता है। लाइट इज नॉट ए पार्टिकल, मैंने कभी नहीं कहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। मैं बोला कि लाइट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इस बात को स्पष्ट करती हैं कि लाइट ऑल्सो बिहेव्स लाइक पार्टिकल। बार बार मैं बता रहा हूं, कभी कंफ्यूज मत कीजिए कि लाइट इज ए पार्टिकल, मैंने कभी नहीं कहा। जैसे आप सुने होंगे किसी को कहते हो ये भाई जैसा है, जैसे ही बोल दिया कि भाई जैसा, इसका मतलब भाई नहीं है, उसके जैसा व्यवहार कर रहा है। उसी प्रकार से मैं यहां बोल रहा हूं कि इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। तो आप एग्जाम्पल में देखिए, लाइट क्या है? फोटोन है और कुछ नहीं। तो एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं भाई, पहला एग्जाम्पल है पार्टिकल हैविंग नो चार्ज एंड नो मास। तो एग्जाम्पल में हम लोग इसको ले सकते हैं फोटोन, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो ये न्यूक्लियस में पाया जाने वाला पार्टिकल्स। एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल का खोज हो चुका है, जैसे लेप्टॉन है, हेड्रॉन है, प्लेयॉन है, मेसॉन है, फर्मियोन्स है, बोसॉन्स है, म्यूओन्स है, पाइओन्स है। एंटी न्यूट्रिनो है, न्यूट्रिनो है, क्वार्क्स है, एंटी क्वार्क्स है, टॉप क्वार्क्स, बॉटम क्वार्क्स, बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स। उसी प्रकार से ये भी है, इसके पास कोई मास नहीं है, और मास नहीं है ये क्या है? एक प्रकार का रेडिएशन है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि तीन एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इस तीन एग्जाम्पल के माध्यम से मैं ये प्रमाणित करने का प्रयास करूंगा कि जहां मास है वहां चार्ज हो सकता है। यानी मेरा कहना नहीं कि जहां चार्ज है वहां मास होगा ही, जहां चार्ज है वहां मास होगा ही, लेकिन जहां मास है कोई जरूरी नहीं है कि चार्ज होगा। ठीक, तो आप देखो ध्यान से, तो ये देख लिया कि पार्टिकल हैविंग नो मास एंड नो चार्ज। दूसरा में लेते हैं पार्टिकल्स हैविंग मास एंड चार्ज। ऐसा पार्टिकल जिसके पास मास भी है और चार्ज भी है। एग्जाम्पल में प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, etc। ये जितने भी हैं ये सब पार्टिकल्स, सबका मास। प्रोटॉन का मास मालूम है, प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। पॉजिट्रॉन क्या है? एंटी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का, इसका मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इलेक्ट्रॉन जानते हैं, अल्फा पार्टिकल डबी आना ही चाहिए बेटा। तो इन सभी के पास मास है और सभी के पास चार्ज है। जितने भी हैं सबके पास मास भी है और सबके पास क्या है? सब चार्ज है। अब हम लोग आते हैं तीसरा एग्जांपल देखने।
क्या भाई? पार्टिकल्स हैविंग मास बट नो चार्ज। ऐसा पार्टिकल जिसके पास मास तो है लेकिन चार्ज नहीं। पार्टिकल मास है लेकिन चार्ज नहीं। ध्यान दें, एग्जाम्पल में एटम, न्यूट्रॉन, ये कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिसके पास क्या है? मास तो है, चार्ज नहीं। एटम इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल है। जितना इसके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी है उतना ही नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। तो यहां क्या देखा? मास तो है लेकिन चार्ज नहीं। अब देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, तो तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से ये बात स्पष्ट हो गया कि बिना मास के चार्ज नहीं हो सकता, बिना चार्ज का मास हो सकता है। दैट इज कंक्लूजन हम लोग यही निकाल सकते हैं, दैट इज चार्ज is the convincing proof of mass. Convincing proof of mass. Charge is the convincing proof of mass. यानी कि जहां चार्ज है वहां मास है, लेकिन जहां मास है कोई जरूरी नहीं कि वहां चार्ज है। मेरा कहना यही है कि भुजिया के लिए जरूरी है आलू का होना, चोखा के लिए जरूरी है आलू का होना, लेकिन आलू के लिए जरूरी नहीं है कि पहले भुजिया। समझ में आ गया? तो बेसिक चीज यहाँ क्या है? मास है, और मास का ही एक प्रॉपर्टी है। ठीक, मैं उम्मीद कर रहा हूं इसको बेहतर तरीका से आप समझ गए कि बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता, बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता है। तो यहां एक और कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ग्रेविटेशनल फील्ड। इससे आप एक और निष्कर्ष निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड बिना मास का चार्ज है, मास है तो ग्रेविटेशनल फील्ड, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड काफी वीक फील्ड है, काफी वीक फील्ड है। चर्चा आप लोग को बताया गया 11th में, काफी वीक फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अगला प्रॉपर्टी इसका क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। बहुत सिंपल है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या देख सकते हैं,